अस्सलामुअलैकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट होता क्या है और उसकी इन्फ्रेंसेस, उसके कॉन्फिडेंस इंटरवल और उसकी टेस्टिंग के सारे प्रोसीजर हम देख चुके हैं। आज जो हम पढ़ने चाह रहे हैं वो है बेटा सिंपल लीनियर कोरिलेशन, और उसके सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट के इन्फ्रेंस भी हम देखेंगे, और इसी तरह मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन, और इनकी हम इन्फ्रेंसेस भी देखेंगे। हम स्टार्ट लेते हैं बेटा सिंपल लीनियर कोरिलेशन से कि सिंपल लीनियर कोरिलेशन जो है वो होता क्या है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू पहले कर लें, फिर हम इसके इन्फ्रेंस की तरफ मूव करेंगे। बेटा, जिस तरह रिग्रेशन में भी हम एक्चुअली रिलेशनशिप को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, और कोरिलेशन में भी हम रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि रिग्रेशन में आप एक इक्वेशन देते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन की फॉर्म में बनाते हैं, और वो एक इक्वेशन होती है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान, जो रिलेशनशिप बताती है कि क्या इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। और बीटा जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट रोल प्ले कर रहा होता है, वो हमें बताता है कि इनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं, या करता है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बीटा की वैल्यू से पता चलता है। लेकिन रिलेशनशिप हमें पता चलेगा एक इक्वेशन की फॉर्म में, नॉट इन ए न्यूमेरिकल फॉर्म। अब कोरिलेशन क्या है बेटा? कोरिलेशन ये काम करता है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बताता है इन न्यूमेरिक फॉर्म, नॉट इन इक्वेशन फॉर्म। अगर इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखें कि फॉर एग्जांपल कि टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ दे टेंड टू साइमल्टेनियसली वेरी इन सम डायरेक्शन। अगर कोई वेरिएबल जो है आपका वो अगर आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बेटा जूम कर दूँ जी। अच्छा जी, अगर आपके पास जो दो वेरिएबल्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो चेक करने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या रिलेशनशिप है भी या नहीं, तो हम जो क्वांटिटी फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं कोरिलेशन। इफ बोथ द वेरिएबल्स टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, द कोरिलेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट और पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ एन आयरन बार विल इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं एक साथ, या दोनों डिक्रीज करते हैं, तो आप इसको कौन सी कोरिलेशन कहते हैं? डायरेक्ट और पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है कि आपको पता है कि आयरन बार को अगर आप गर्म करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी जो लेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो ये एक पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ऑन अदर हैंड, इफ वन वेरिएबल टेंड्स टू इंक्रीज एज द अदर वेरिएबल डिक्रीजेज, द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव और इनवर्स। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज एज द प्रेशर इंक्रीजेस, कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है? एक नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है। It is worth remarking that in correlation we assess the strength of relationship or interdependence between two variables. Both the variables are random variables and they are treated symmetrically. ये थोड़ा सा बेटा इसमें डिफरेंस बता रहे हैं कि रिग्रेशन और कोरिलेशन में डिफरेंस की। एक तो मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे आप रिलेशनशिप इक्वेशन फॉर्म में स्टडी कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे आप स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप देख रहे होते हैं इन न्यूमेरिक फॉर्म, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में आपके पास एक आंसर आता है। और दूसरी बात ये कि आपको पता है कि रिग्रेशन में आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। अगर मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करूँ, मल्टीपल की अभी बात ना करें, तो एक आपके पास डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जबकि कोरिलेशन में क्या होता है कि दोनों वेरिएबल्स को आप इंडिपेंडेंट ले रहे होते हैं, ठीक है। उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल रैंडम होता है रिग्रेशन में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स होता है, जबकि इसमें दोनों वेरिएबल्स को आप इंडिपेंडेंट ले रहे होते हैं और दोनों को रैंडम ट्रीट करते हैं। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन कोरिलेशन। इन रिग्रेशन बाय कंट्रास्ट फिर वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वी आर इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनिंग द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल दैट इज़ रैंडम अपॉन द अदर वेरिएबल दैट इज़ नॉन रैंडम और फिक्स। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि एक वेरिएबल की डिपेंडेंस को दूसरे पे चेक कर रहे होते हैं, जबकि कोरिलेशन में दोनों कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, दोनों रैंडम होते हैं, और हम इन दोनों के दरमियान स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपको कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा।
इसको फाइंड कैसे करते हैं जी? फार्मूला देख लेते हैं। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सिंपली अगर हम जैसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, इसी तरह हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, बट इसको समटाइम हम पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फार्मूला जिसने इन्वेंट किया था वो पियर्सन था। ठीक है जी, तो इसको आप पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, या समटाइम्स सिंपल आप इसे कोएफिशिएंट ऑफ सिंपल कोरिलेशन या टोटल कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है जी, ये है आपके पास फार्मूला कि R इक्वल्स टू समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये आपके पास सैम्पल कोरिलेशन का फार्मूला है। ऑब्वियसली जो चीज़ सैम्पल में होती है, एस्टिमेट होती है, उसका पॉपुलेशन का कोएफिशिएंट होता है, तभी आप कोई एस्टिमेट निकालते हो। तो पॉपुलेशन आप सैम्पल के लिए कोरिलेशन को R से शो करते हैं, और पॉपुलेशन में अगर आपने कोरिलेशन को शो करना हो तो उसको आप रो से करते हैं, RHO रो। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? रो, RHO रो। और ये लिखते बिल्कुल ऐसी हैं जैसे आप P लिख रहे हो। ठीक है जी, और इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? रो। तो ये एक्चुअली क्या है? ये कोवेरियंस टर्म है और नीचे जो है वो वेरियंस टर्म्स हैं। अगर हम n को ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ये क्या है? कोवेरियंस है, और ये वेरियंस ऑफ x और वेरियंस ऑफ y है। तो उसने रो को कैसे डिफाइन किया? कोवेरियंस XY डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वेरियंस x इंटू वेरियंस y। तो R एस्टिमेटर है और रो जो है वो पॉपुलेशन जो है वो कोएफिशिएंट है। ठीक है जी, हम अब इसका फार्मूला, एक तो हमारे पास ये डायरेक्ट फार्मूला है R का, और जैसे रिग्रेशन की फार्मूलाज में आपने देखा था कि B के फार्मूला में हम सिंप्लीफाई भी हमने फार्मूलाज को किया था, इसी तरह आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास इसकी फॉर्म बनती है वो हम देख लेते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास इसकी फॉर्म जो है वो क्या बन रही है? अच्छा जी, इसको थोड़ा सा जूम कर लें जी। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो कोवेरियंस टर्म थी उसको इसने ओपन किया, और मल्टीप्लिकेशन ये जो आपके पास टर्म आ रही थी ये वाली, इसको समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई जब आपने किया तो ये आपके पास क्या फॉर्म बन रही है? ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो ये है। इस स्टेप की ये सिंप्लीफिकेशन की हुई है, स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं है। जो सिंप्लीफाइड फार्मूला है हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आप देखें तो इसका न्यूमरेटर भी वही है जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का न्यूमरेटर है, और जब आपने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी फाइंड किया था तो अभी मैं आपको बताती भी हूँ कि ये उसी का फार्मूला अगर आप देखें तो अगर इसको आप स्क्वायर कर लें तो ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाएगा। अगर इस पूरे फार्मूला के इर्द गिर्द हम R स्क्वायर और इधर भी पूरा स्क्वायर कर दें, जैसे यहाँ पे नीचे इसने कहीं शो भी किया हुआ है कि ये देखें, अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर करें तो ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फार्मूला बन जाता है। तो मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस भी हुई थी कि ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोरिलेटेड फार्मूलाज हैं। तो न्यूमरेटर याद करना बड़ा आसान है कि B का जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का न्यूमरेटर था उसका भी यही है, और R का भी जो है वो रिग्रेशन न्यूमरेटर यही है। B में जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट में सिंपल एक वेरिएंस की टर्म होती है या वेरिएंस x की आपको टर्म नज़र आती है। इसमें क्योंकि x एंड y दोनों को आप डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये याद करने का एक आसान तरीका है, इसलिए आप दोनों की वेरिएंस टर्म से इसको जो है वो डिवाइड करते हैं। तो ये इसका फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे, या इसका डायरेक्ट फार्मूला एक ये है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में फार्मूला यूज़ करना है तो हम इस फार्मूला का जो है वो डिस्कस कर इससे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये R के इंटरप्रिटेशन क्या है। दिस इज़ अ मोर कन्वीनियंट एंड यूजफुल फॉर्म। ये वाली फॉर्म मोर कन्वीनियंट है, अभी मैं आपको बताऊंगी भी एग्जांपल में कि कैसे ये कन्वीनियंट है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इज़ ए प्योर नंबर, ये प्योर नंबर है, और दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, यूनिट लेस नंबर है इन विच वेरिएबल्स आर मेजर्ड, एंड इट इज़ अज्यूम that its value, its range is from +1 perfect positive linear relationship to -1 फॉर परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। मीन्स कि R की जो रेंज है वो -1 से लेकर +1 तक होगी। अब ये रेंजेस आपको ज़रूर पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपके पास जो R की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपके पास R की वैल्यू आ गई है 2.5, तो आपको फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि आपने R की वैल्यू गलत फाइंड की है, क्योंकि तो इसकी तो रेंज ही -1 से +1 है, तो R 1 से एक्सीड कर ही नहीं सकता, ना +1 की तरफ एक्सीड कर सकता है +1 से ज़्यादा, ना नेगेटिव, मतलब नेगेटिव 2.3 भी अगर आंसर आ रहा है तो इट मीन्स कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में -1 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता।
+1 अगर वैल्यू हो तो इट मीन्स कि जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उन दोनों के दरमियान परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, ये जो आर है आपका को रिलेशन कोफिशिएंट, ये जो है वो लीनियर रिलेशनशिप को सिर्फ स्टडी करता है। अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो ये उसको स्टडी नहीं करेगा। ओके जी। और -1 का मतलब क्या होगा? नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप विद द इंटरमीडिएट वैल्यू। और अगर 0 है तो इट मीन्स देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप। आप ये नहीं कहेंगे कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, बल्कि आप कहोगे देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप। हो सकता है उसमें कोई नॉन लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो, लेकिन आर की वैल्यू 0 का मतलब है कि इसके दरमियान, इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ये इसके ऊपर मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन जब आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू कोई आंसर आएगा तो आपने उसकी इंटरप्रिटेशन भी करनी है कि उस वैल्यू का मतलब क्या है। द साइन ऑफ आर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, कि जो साइन आएगा आर का अगर माइनस है तो इट मीन्स कि दो वेरिएबल्स के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है। मीन्स कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और अगर पॉजिटिव साइन है तो मीन्स दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर 0 है तो मीन्स देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। ये चीज़ इसने नीचे यहाँ पे फिर डिस्कस किया कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आर इक्वल टू 0 डजेंट मीन दैट देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज लाई एग्जैक्टली ऑन अ सर्कल, देयर इज परफेक्ट नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, बट आर विल द वैल्यू ऑफ 0 एज आर ओनली मेजर्स द लीनियर कोरिलेशन। ये बात मैं अभी आपके साथ ऊपर डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि आर सिर्फ और सिर्फ लीनियर कोरिलेशन को मेजर करता है। तो अगर कोई दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान, वो कह रहा है कि अगर वो सर्कल की फॉर्म में उनके दरमियान नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो उस सूरत में अगर आप आर फाइंड करेंगे तो वो 0 आएगा, बट इट डजेंट मीन कि उनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, बल्कि आप कहेंगे कि देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। फिर नीचे इसने वही फार्मूला डिस्कस किया कि अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लें, ये बीच में डेरिवेशंस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म कि अगर आप स्क्वायर कर लें तो ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाता है। क्वेश्चन बेटा इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट। सिंपल भी कहा जा सकता है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट, बट कहीं स्टेटमेंट में प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहा जा सकता है बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको सिंपल से एक डाटा दिया है, उसके दरमियान उसके लिए आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब हम ये दोनों फार्मूला से फाइंड करेंगे, एक डायरेक्ट फार्मूला ये जो हमने देखा था इससे भी, और ये जो हमने सिंप्लीफाई फॉर्म की है इससे भी, ताकि आपको पता चले कि दोनों से आंसर जो है वो आपके पास कैसा आता है। अच्छा जी, अच्छा जी, इसको हम कैलकुलेशंस हमें जो रिक्वायर्ड हैं, ये देखें। अब मैं बार बार कहती हूँ कि ये कैसे पता चलेगा कि ये सारे कॉलम्स बनाने हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फार्मूला पे फोकस करें। अगर आपको फाइंड करना है तो आपको जी कौन सा कॉलम चाहिए, आपको सबसे पहले तो एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है, फिर आपको कॉलम बनाना है एक्स माइनस एक्स बार का, फिर आपको एक कॉलम बनाना है वाई माइनस वाई बार का, और आपको एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का कॉलम भी चाहिए और वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का कॉलम भी चाहिए। तो देख लेते हैं क्या हमने यही किया है। जी बिल्कुल, हम यही कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे x माइनस एक्स बार का कॉलम और फिर उसका स्क्वायर का, y माइनस वाई बार का कॉलम और उसके स्क्वायर का, और इनके प्रोडक्ट का कॉलम भी हमें चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसका सम लिया हुआ है, तो आपको इनके प्रोडक्ट का कॉलम भी चाहिए। तो ये फार्मूला से देखते हुए हमें ये सारे कॉलम्स हमने बना लिए, और पहले मीन और दोनों फाइंड किए, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ये कॉलम्स बनाए, और आर के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करने के बाद 0.8 हमारे पास आ गया। अब मैं अल्टरनेटिव फार्मूला पहले डिस्कस करती हूँ, फिर बताती हूँ कि अल्टरनेटिव फार्मूला हमारे लिए क्यों सूटेबल है। अल्टरनेटिव फार्मूला से पहले अगर हम इसका ये फॉर्म देख लें कि हमें इसमें क्या चाहिए। अच्छा, इस एग्जांपल में जो इसने अल्टरनेटिव फार्मूला यूज़ किया है ये वाला कर रहा है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ इसकी बजाय आपने हमेशा इस फार्मूला को, ये जो नीचे है, ये जो जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। सिंपल ये फ़र्क है कि यहाँ पे इसने एन जो है वो जो कॉमन लेके दोनों इधर डिनोमिनेटर से भी और ऊपर से भी तो कैंसिल किया है, और यहाँ पे मतलब अगर आप n को ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो n जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n और ये n कैंसिल हो जाएगा, और इधर स्क्वायर रूट के अंदर जब इनसाइड n जाएगा तो ये n भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा जी, इसमें आपको क्या चाहिए, आपको एक्स वाई का प्रोडक्ट चाहिए, समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई चाहिए, और एक्स का स्क्वायर भी चाहिए, वाई का स्क्वायर भी चाहिए, और सिंपल एक्स के आपको सम्स भी चाहिए। तो इसको अगर हम देखें तो हमने इससे रिलेटेड हमने कॉलम्स एक्स वाई आपको गिवन होंगे,
सिंपली आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए और एक्स वाई चाहिए। अब अगर ऊपर देखें तो आपको कितने सारे कॉलम्स बनाने पड़े और उससे पहले आपको एक्स बार वाई बार अलग से फाइंड करना पड़ा। फिर यहाँ पे जो आपने काम किया होगा एक्स माइनस एक्स बार बारी बारी आपने सब में से किया होगा, फिर वाई माइनस वाई बार किया होगा, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि अगर आप ये एक्स वाई दिए हैं तो जस्ट आप 3 कॉलम्स और बना लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई का, तो आप इस फार्मूला में पुट करके सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इससे परेशान नहीं होना कि इसने ऊपर वाला फार्मूला यूज़ किया, आप वो जो मैं दूसरा फार्मूला बताया जिसमें यहाँ पे n लिखा हुआ है वो भी यूज़ करेंगे तो आपका आंसर 0.8 ही आएगा। दोनों फार्मूला से आपका जो आंसर है वो सेम आ रहा है। ये तो थी बेटा इसकी एग्जांपल जो मैंने आपको दोनों फार्मूला से बता दी कि डायरेक्ट मेथड है और अगर सिंप्लीफाइड फार्मूला यूज़ करना है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसकी हम इंटरप्रिटेशन देखें तो इंटरप्रिटेशन क्या है कि 0.8 आई है आपकी वैल्यू। अब इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स कि एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप ही हमें बता रहा है कि 0.8 है और 0.8 जो जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव वन के करीब होगा, चाहे नेगेटिव की तरफ चाहे पॉजिटिव 1 की तरफ, उतना बताएगा कि जो एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 0.8 1 के ज़्यादा करीब है ना, और जितना ये 0 के करीब आता जाएगा उतना आप कहेंगे एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप वीक है। अब ये आर की वैल्यू 0.8 क्या शो कर रही है, 0.8 वैल्यू ऑफ आर इज़ इंडिकेटिंग दैट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग भी है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। अगर नेगेटिव होता तो भी ये स्ट्रॉन्ग तो हम कहेंगे क्योंकि नेगेटिव 1 की तरफ ये अप्रोच कर रहा है। चाहे नेगेटिव 1 के करीब वैल्यू हो या पॉजिटिव 1, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे नेगेटिव अगर 0.8 होगा तो आप कहेंगे रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इज़ इनवर्स एंड इट्स स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग। फिर भी स्ट्रॉन्ग जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप या स्ट्रॉन्ग इनवर्स रिलेशनशिप है। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन ज़रूर एग्ज़ाम में लिखिएगा, उससे एक अच्छा जेस्चर जाता है कि आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करना नहीं आती बल्कि आपको उसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में भी पता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट का काम कर लिया। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था कि हमने उसकी इन्फ्रेंसेस के बारे में, इन्फ्रेंस जब भी कहा जाता है इट मीन्स कि आप उसके कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें, आप उसकी टेस्टिंग करें। तो हम देख लेते हैं कि इसकी जो है अब इन्फ्रेंस जो है, इन्फ्रेंशियल पार्ट को हम इसको स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, इन्फ्रेंशियल पार्ट में हमेशा आपको पता है कि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहे आपको बनाना हो या टेस्ट स्टैटिस्टिक बनाना हो, आपको पहले पता होना चाहिए कि वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। आपने टी टेस्ट यूज़ करना है या जेड टेस्ट यूज़ करना है। आपको उस एस्टीमेटर का मीन और उसका स्टैंडर्ड एरर पता होना चाहिए ताकि आप ये फार्मूला जो है वो बना सकें टेस्ट स्टैटिस्टिक का। इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं बेटा। Let R be the sample correlation coefficient obtained from a random sample of n pairs and having a linear correlation। मतलब ये रो का जो है वो R जो है वो एस्टीमेट है। ठीक हो गया। जैसे सैम्पल मीन एक्स बार जो है वो म्यू का एस्टीमेट होता है, सिमिलरली R जो है वो किसका एस्टीमेट है, रो का। R जो है वो रो का एस्टीमेट है। ठीक है जी। The sampling distribution of R is shown by R Fisher to depend only on rho and n। ये थोड़ा सा मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा, इससे आपने घबराना नहीं है कि इन्फ्रेंशियल पार्ट में ये जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला हमने डेवलप कैसे किया है। ठीक है, और एज सच इसको रटे लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट ये कॉन्सेप्ट के लिए हम कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर, क्योंकि आपको पता है ना आर का स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा जब आप टेस्ट स्टैटिस्टिक डेवलप कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको जनरल फार्मूला यही बताया ना, एस्टीमेटर माइनस उसका जो पॉपुलेशन पैरामीटर है। ठीक है, एस्टीमेटर माइनस पॉपुलेशन पैरामीटर, या इसको मीन भी बोलते हैं। एस्टीमेटर माइनस पैरामीटर डिवाइडेड बाय इसका जो है वो स्टैंडर्ड एरर। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो स्टैंडर्ड एरर है वो किसकी इक्वल है जी, वो इसकी इक्वल है 1 माइनस रो स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट n। लेकिन जब सैम्पल की बात करेंगे तो रो को हम आर स्क्वायर से चेंज कर देंगे। इट इज़ ऑल्सो शोन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर इज़ फार अवे। अच्छा, इसको मैं अगर आपको वर्डिंग में सिंपली बता दूँ तो ये कहना चाह रहा है कि अगर रो की वैल्यू जो है वो जितनी कम होगी, स्मॉल होगी, जैसे ये फिगर में आपको शो हो रहा है कि आर की वैल्यू अगर 0 है तो ये एक आपको बेल शेप नज़र आ रही है। ठीक है, बेल शेप मीन्स कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो फॉलो करता है अगर आर की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 हो। ठीक है, लेकिन अगर आप आर कह रही हूँ, अगर रो की वैल्यू आपके पास 0 हो तो ये नॉर्मल को डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो करेगी। लेकिन अगर आपके पास रो की वैल्यू +-1 मतलब जितना 1 के करीब जाती जाएगी या रो की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये सिर्फ और सिर्फ तब फॉलो करेगा जब n ग्रेटर देन
400 होगा। तो ये सैम्पल साइज़ तो बहुत ज़्यादा है कि हम कह रहे हैं कि अगर रो जो है वो 0 से बढ़ेगी तो फिर सैम्पल साइज़ भी ज़्यादा होगा, तब जाके ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और अगर ये जो है वो लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो n = 4 n > 400 बहुत बड़ा सैम्पल साइज़ है जो प्रैक्टिकली हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। तो जब स्मॉल सैम्पल होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ना रो जैसे ही बढ़ रहा है तो ये सिर्फ एक लाइन आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है, मीन्स ये बेल शेप तो बन ही नहीं रही, ये स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर सकेंगे। और जब ये नॉर्मल को फॉलो नहीं कर सकेगा तो ये Z स्टेटिस्टिक भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर आपने करना क्या है, हम कह रहे हैं कि अगर तो रो की वैल्यू 0 है या रो अगर बड़ा है और n भी 400 से बड़ा है तो तब तो आप ये स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं Z नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। और वो क्या है जी, Z = R मतलब एस्टीमेटर माइनस उसका पॉपुलेशन पैरामीटर और डिवाइडेड बाय उसका स्टैंडर्ड एरर, ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़ बिकॉज इट इज़ नॉट वैलिड इफ़ n इज़ स्मॉल एंड रो इज़ लार्ज। अगर रो लार्ज हो जाए और n आपका स्मॉल हो तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। फिर क्या करना है जी, अगर तो फिर हम नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो अगर हमारे पास है तो फिर बेटा फिशर ने एक ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी कि अगर आप वो ट्रांसफॉर्मेशन करें तो फिर आप जो है वो आर की वैल्यू जो है वो फिर स्टिल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी। वो आर की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जी, वो आर को आप जेड में चेंज करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम इसकी देख लेते हैं। फिर बता रही हूँ कि ये जस्ट जो अभी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए हैं, ठीक है, इसको क्रैम आपने नहीं करना। हम देखने जा रहे हैं कि ये फार्मूला डेवलप किस बेस पे हुआ है। अच्छा, ये है बेटा आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ये बेटा एज इट इज़ फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि ये फिशर ने ट्रांसफॉर्मेशन दी थी कि आर को इसने यहाँ पे यूज़ किया और उससे न्यू जो क्वांटिटी बनी है उसको इसने जेड और एफ इसकी सबस्क्रिप्ट में शो कर रहा है कि ये फिशर ने ट्रांसफॉर्मेशन दी है, ठीक है जी। और इसका अपना एक मीन भी है जिसको आपने म्यू जेड से शो करना है। ये फार्मूला भी आपको एज इट इज़ शो याद करना है, ठीक है। ये 1/2 log 1 + रो ओवर 1 - रो लिखा हो या इसको इक्वल है, ये इसको सॉल्व करने के बाद ये है, मतलब नेचुरल लॉग में हो तो इस तरह से है और अगर log to the base 10 हो तो ये है 1.1513 इसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। ये दो फार्मूलाज आपको याद करने हैं। और ये भी फिशर ने ही ये बताया कि इसका स्टैंडर्ड एरर जो है वो ऐसे फाइंड होगा। तो इसको ये जो मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया हुआ है कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, ये रखा है इसने इस तरह से, क्योंकि आप अपने जेड की फॉर्म में सारा फार्मूला बना रही है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लिया है, दोनों तरफ -Z∆/2 और Z∆/2 और सेंटर में हमने फार्मूला रख दिया। अब यहाँ पे जो म्यू जी है आप उसके लिए जो है वो फार्मूला बनाएंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल का। लेकिन आप सोचे होंगे चाहिए तो हमें रो मतलब पॉपुलेशन जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए फार्मूला चाहिए, तो हम म्यू जी के लिए, क्योंकि हम हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है आर को, किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ये देखें, आर को हमने ZF में ट्रांसफॉर्म कर दिया है और रो को म्यू जी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसलिए ये फार्मूला की शेप आ गई है। और इन दी एंड जब इसको सॉल्व करने के बाद, जैसे आपको पता है कि ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो म्यू जी के लिए सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये सिंप्लीफाई फॉर्म आएगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की फॉर म्यू जी, ठीक है, फॉर म्यू जी। म्यू जी असल में किसकी ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये रो को हमने म्यू जी में ट्रांसफॉर्म किया है। तो म्यू जी का फार्मूला का कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब कि एंड पे हमें थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करके रो का फार्मूला जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल जाएगा। तो ये आपके पास ZF ± Z∆/2 ओवर n-3 जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल इसका आ गया है, ठीक है। अब जितनी भी अभी बातें हमने डिस्कस की हैं उसमें क्या आपके काम की बात है, आपने इस फार्मूला को याद रखना है। और बैकग्राउंड हमने क्या बनाया कि क्यों हम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर रो की वैल्यू बड़ी होती है मतलब 1 के करीब होती है तो फिर हमें n > 400 चाहिए इन ऑर्डर टू फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, n हमारे पास स्मॉल भी होता है, तो उस केस में हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमारे पास फार्मूला जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू जी का वो ये बन जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं जी। एग्जांपल क्या है इसकी बेटा, एग्जाम्पल है हमारे पास अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 28। देखें वो जो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना है तो साइज 400 से बड़ा होना चाहिए था, जो मैंने आपको कहा था प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली हमारे पास सैंपल साइज बहुत छोटा छोटा होता है, जैसे रैंडम सैंपल ऑफ साइज यहाँ पे सिर्फ 28 है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल सैंपल साइज है और आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो 0.7 तक है,
तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप z नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये डायरेक्ट फॉलो नहीं करेगा, बल्कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 28 पेयर्स फ्रॉम अ बाईवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.7, find a 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो। अब फाइंड हमें रो के लिए करना है, लेकिन पहले हम म्यूजी के लिए करेंगे और एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको रो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये फार्मूला तो जो है वो तो बेटा एज इट इज़ ये जो है आपको मैंने बताया था ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये फार्मूला, तो इस फार्मूला को अगर देखते हुए तो आपके पास ये क्या है, इसने इसको ऐसे लिखा है इस फॉर्म में, ये म्यूजी जो है वो जेड एफ माइनस, एक्चुअली ये चीज़ लिखी हुई है ये वाली, जेड एफ प्लस की फॉर्म में एक बार लिखा है, एक बार माइनस की फॉर्म में, ये इस तरह से इसने जो है इस फॉर्म को उठाया। आप इस फॉर्म में भी इसको पिक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसने एक्चुअली अब हमें म्यूजी के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब 95% है तो आपको पता है जेड के, आपको टेबल ऑलरेडी आप लोग इसके ऊपर वर्क कर चुकी हैं कि जेड से टेबल से वैल्यू आपने कैसे निकालनी है 0.95 के लिए। तो जेड 0.95 पे जेड की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1.96, ठीक है जी। और आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इसके लिए फाइंड करना है। अब हमें और किसकी चाहिए वैल्यू, ऊपर यहाँ पे जेड अल्फ़ा बाई 2 था, वो तो हमें जेड अल्फ़ा था, और क्योंकि ये हमारे पास 2 साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो जेड अल्फ़ा बाई 2 हो गया, तो 1.96 तो हमने वैल्यू जो है वो वहाँ से ले ली। अब हमें किसको सॉल्व करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है कि आपको जेड एफ़ की वैल्यू चाहिए। तो जेड एफ़ का फार्मूला क्या है आपके पास 1.1513, और ये लॉग 1 प्लस आर ओवर 1 माइनस आर। तो आर की वैल्यू आपको दी हुई है, इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया 0.87, और एन की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 28, और 28 माइनस 3 25 हो गया। आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये जो है वो म्यू जी के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आपने बना दिया है, ठीक है जी। म्यू जी के लिए ये जो हमने डिफाइन किया था, ये जेड एफ प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 एन माइनस 3 म्यू जी के लिए आप कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो बना चुके हैं। तो अब इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है बेटा, हमें तो चाहिए रो के लिए, तो हम क्या करते हैं, अब आपने यहाँ पे मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करूँगी, उस टेबल से देखते हुए इस म्यू जी को वापस रो में कन्वर्ट करना है। और ये जो है अगर 0.48 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे रो एल, मतलब लोअर को शो कर रहा है, मतलब ये लोअर लिमिट है और ये जो है वो अपर लिमिट। लेकिन अब हम इसकी वैल्यूज़ देखनी कैसी हैं, आपने 0.48 को मैं आपके टेबल शो कर देती हूँ, ये आपके पास एक टेबल है बेटा, ये मैं आपको सेंड भी कर दूँगी बेटा। तो आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे z की वैल्यूज़ दी हुई हैं और ये जो बीच में वैल्यूज़ हैं ये रो की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो आपके पास z की पहली वैल्यू क्या है 0.48, यहाँ से आपने 0.4 को रीड करना है और इसके साथ मिला के, मतलब 0.4 प्लस 0.08 करेंगे तो 0.48 बन जाएगा। ये 0.4 और रीड करते हैं, ये इसका मतलब इसको आप इकट्ठे अगर रीड करें 0.4 और इस कॉलम को, तो ये बनेगा 0.41, ये 0.41 है, ये 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 6, 7 और 8। 0.48 पे क्या वैल्यू है 0.4462, 0.4462 हम अपनी वैल्यू देखते हैं जी, हमारे पास 0.4462, उसने इसको कुछ राउंड ऑफ कर दिया तो 0.446 लिया है, ठीक है जी। और अच्छा यहाँ पे भी इसने वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके लिखा है, ठीक है, ताकि टेबल वैल्यू, क्योंकि आपको 2 से ज़्यादा ऑप्शन ये देखें ना टेबल में, आप सिर्फ 2 वैल्यूज़ को ही देख सकते हैं, पॉइंट के बाद एक वैल्यू और उससे अगली, तो इसलिए इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया था 0.48 और इस पर। अब सेकंड 0.48 के हमने लोअर वैल्यू देख ली है रो की, अब अपर वैल्यू के लिए 1.26 को हमने देखना है टेबल में। तो 1.26 को अगर हम यहाँ सर्च करें तो ये है हमारे पास जी 1.2, और ये इसका ये क्या है जी कॉलम 1.21, 22, 23, 1.24, 25, एक मिनट इसको, हाँ जी, और 25, ये है 26। तो ये क्या वैल्यू है जी 0.8511, 0.8511, और इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू है 0.8511। तो इस तरह से म्यू जी के लिए पहले आपने फाइंड किया और उसको टेबल की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया रो में। हेंस द अप्रॉक्सीमेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रो इज 0.45 एंड 0.85, ठीक है। आई होप सो बेटा कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अभी इन्फ्रेंशियल पार्ट का हमने एक हिस्सा किया है जिसमें हमने जस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी टेस्टिंग सीखेंगे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़ फॉर टुडे।